महाभारत में कथा कहानी। तो पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार से। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है भारत संस्कृत में कथा परंपरा का आरंभ और विकास, और फिर सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते जाएंगे। संस्कृत में कथा परंपरा का आरंभ वेदों से ही हो जाता है। उपनिषद और पुराण उसकी अगली कड़ी हैं। महाकाव्य के रूप में वाल्मीकि कृत रामायण में राम कथा प्रस्तुत की गई है। इसे राम के पुत्रों लव कुश ने अयोध्या की राजसभा में सुनाया था। महाभारत पहली कथा या आख्यान है जिसके लिखित होने का प्रमाण मिलता है। महाभारत का रचना काल ईसा पूर्व सन 800 से 900 माना जाता है। यूँ तो इसकी मुख्य कथा शांतनु वंशज पांडवों और कौरवों के संबंध और युद्ध की है, पर मुख्य कथा के साथ इतने उपाख्यान जुड़े हुए हैं कि इसे उपाख्यानों का महाकोश भी कहा जाता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। इसे भारतीय इतिहास का ज्वाज्वलमय दीपक कहा गया है। कुछ पॉइंट्स आप स्किप कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। लोमहर्ष पुत्र उग्रश्रवा ने, जो पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक जारी यज्ञ सत्र में उपस्थित ब्रह्म ऋषियों को यह कथा सुनाई थी। उन्होंने स्वयं कृष्ण द्वापायन व्यास द्वारा निर्मित महाभारत की कथा महर्षि वैशंपायन से सुनी थी, जिन्होंने जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सुनाई थी। इस तरह से बताया जा रहा है कि संस्कृत का किस तरह से उद्भव हुआ, पहली रचना कौन सी थी और कैसे कैसे वो लोगों के द्वारा फैली। महाभारत की रचना करके व्यास जी ये विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जन में इसका प्रचार कैसे हो। व्यास जी का यह विचार जानकर ब्रह्मा जी उनके आश्रम पधारे। व्यास जी ने ब्रह्मा जी से अपने महाकाव्य की रचना की बात बताई। उन्होंने कथ्य का वर्णन किया। उनके अनुसार इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल के इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। इतिहास, पुराणों उन्मेष निर्मित चेत। ब्रह्मा जी ने ही व्यास जी को अपना काव्य लिखवाने के लिए गणेश जी का स्मरण करने को कहा। और फिर ये कहानी हम सब जानते हैं कि व्यास जी के सामने गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि आपको बिना रुके मुझे कहानी पूरी बतानी होगी और मैं लिखूंगा। और एक प्रचलित कथा भी है दंत कथा की, लिखते लिखते जब स्याही टूट गई थी और बार बार गणेश जी को डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ के और लिखना शुरू किया। इसीलिए गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। तो ये भी वही कहानी है। हालांकि इसमें ये वाला जो दंत कथा है वो नहीं डाला गया, वो वाला पार्ट, लेकिन मेनली ये भी कहानी यही है कि शर्त उनकी यही थी कि आप बिना रुके लिखाना होगा आपको। अगर आप रुक गए तो हम छोड़कर चले जाएंगे। गणेश जी ने शर्त रखी और व्यास जी मान गए, और फिर इस तरह से ग्रंथ की रचना हुई महाभारत। उग्रश्रवा जी के अनुसार इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। यह भारत का इतिहास का ज्वाज्वलमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृह को भली भांति ज्ञानलोक से प्रकाशित कर देता है। वृहद कथा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो हैं संस्कृत के उद्भव और मतलब आरंभ और उद्भव के, वो हम नीचे भी पढ़ेंगे। संस्कृत कथा परंपरा का अवसान, ये साथ में ही पढ़ने से ध्यान रहेगा। 10वीं सदी में धनपाल ने तिलक मंजरी के रूप में कादम्बरी की परंपरा को जीवित करने का प्रयत्न तो किया, पर रचना की दृष्टि से उसे भी कादम्बरी का विकास नहीं कहा जा सकता। 10वीं सदी के बाद धीरे धीरे संस्कृत को राजस्व प्रदान करने वाले हिंदू राजा समाप्त हो गए। इस कारण संस्कृत काव्य की परंपरा लगभग लुप्त हो गई। मतलब कैसे उसकी रचना हुई और कैसे फिर धीरे धीरे लुप्त हुई संस्कृत, इसके बारे में बताया गया। संस्कृत में कथा परंपरा का आरंभ वेदों से ही हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा कि वेदों से ही हो जाता है।
और फिर महाकाव्य वाल्मीकि कृत थी। किस तरह से जातक कथाओं के रूप में, जातक कथाएं भी जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। जातक कथाओं के रूप में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने पूर्व जन्म की कथाएं सुनाई थी। इन कथाओं का संकलन ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में कभी हुआ होगा। ठीक है। कथा को उपदेश बनाने का एक बढ़िया उदाहरण पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है, जिसकी रचना पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी। पंचतंत्र की रचना एक राजा के जड़ बुद्धि, अवनति, उच्छृंखल और मूर्ख राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा देने के लिए हुई थी। यह भी कथाओं का संकलन है। यह 5 प्रकरणों में विभक्त है। प्रत्येक प्रकरण में परंपरा गुम्फित अनेक कहानियां हैं जो एक ही विषय पर का प्रतिपादन करती है। इसकी विशेषता यह है कि यह पशु पक्षियों की कथा है। उसकी प्रत्येक कथा में किसी न किसी प्रयोजन से निर्मित है। उसमें कथा गौण है, प्रयोजन ही प्रधान है। केंद्रीय कथा किसी पशु या पक्षी समुदाय की होती है, जिसके पात्रों को कथक बनाकर परत दर परत अन्य कथाएं सुनाई जाती है। इन कथाओं में अधिकतर राजनीति के उपदेश निबद्ध किए गए हैं। इसी तरह हितोपदेश पंचतंत्र से स्वतंत्र रचना होने पर भी कथ्य और संरचना की दृष्टि से भारतीय कथा साहित्य में किसी विकास को लेके है। अब जहाँ मेन पॉइंट हम पढ़ रहे थे वहाँ आते हैं। जातक कथा के बारे में हमने पढ़ा है कि ये बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित थी। जातक कथाएं मुख्यतः इनका जो मूल उद्देश्य था वो एक तरह से विचारों को फैलाना था। उपदेश या शिक्षा से जोड़ने का इतिहास भी कदाचित कथा की तरह ही पुराना है। संभव है आदि मानव भी शिकार की कथाएं सुनाकर अपने बच्चों को संभावित खतरों से बचाने का उपदेश देता रहा हो। ज्ञात भारतीय परंपरा में सर्वप्रथम वेदों में कथा का उपयोग ज्ञान और चिंतन को सुग्राह्य बनाने के लिए किया गया है। उपनिषदों में इस परंपरा का विकास देखा जा सकता है, पर उपदेश या शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर कथा का उपयोग का सबसे पुराना उदाहरण जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं में कथा सुनने वाले स्वयं भगवान बुद्ध हैं और श्रोता भिक्षुगण। सुनाने वाले भगवान बुद्ध हैं और सुनने वाले जो हैं श्रोतागण भिक्षु हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने पूर्व जन्म की कथाएं सुनाई थी, जिसका संकलन बाद में किसी समय हुआ और बुद्ध का परिनिर्वाण से लेकर सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इन कथाओं का हिंदी रूपांतरण भदंत आनंद कौशलायन ने किया है, जो 6 जिल्दों में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित है। इसमें कुल 547 कथाएं संकलित हैं। सारी कथाएं अलग अलग हैं। इसमें कथा के भीतर कथा या कथाओं की योजना नहीं की गई है। इसकी अधिकतर कथाओं में जीवन में धैर्य से काम लेने, असफल होने पर भी प्रयत्न न छोड़ने, वैश्याओं और धूर्तों से सावधान रहने और प्रिय से वियोग हो जाने पर भी आशा का त्याग न करने, इस तरह की जो प्रेरक बातें हैं वो बताई गई हैं। जातक कथाओं की भाषा पाली है। इसमें उपदेश वचन तो श्लोक में निबद्ध है, पर कथा गद्य में कही गई है। बृहद कथा के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय परंपरा में भगवान शिव सबसे पुराने कथक यानी कथा कहने वाले माने जाते हैं। वे नई नई कथाओं के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। महाकवि सोमदेव रचित कथा सरित सागर के आरंभ में यह उपकथा दी गई कि पार्वती शिव से ऐसी कथा सुनाने का अनुरोध करती है जो किसी ने न सुनी हो और जो किसी को और को ना आती हो। कथा ऐसी हो कि मन लगा रहे, बड़ी भी हो, इतनी बड़ी कि सुनते कहते गणातीत समय निकल जाए। पार्वती के अनुरोध पर शिव उन्हें विद्याधरों की बृहत कथा सुनाने को तैयार हो जाते हैं। पार्वती हट करती है कि वह अकेली ही कथा सुनेगी। शिव मान जाते हैं। वे पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत की अपनी गुफा में चले जाते हैं और कथा सुनाना आरंभ करते हैं। गुफा के द्वारा नंदी पहरे पर बैठा दिए जाते हैं और इस तरह से महीनों वर्ष बीत जाते हैं। कथा ऐसी कि समाप्त होने का नाम ना आए। कथा पूरी होने पर पार्वती तृप्त और मुद्रित होती है, पर उनके साथ पुष्पदंत भी पूरी कथा सुन लेते हैं।
सामत का मारा वह यह कथा अपनी पत्नी जया को भी सुना देता है। जब वह पार्वती को यह मालूम होता है कि तो वह क्रोध से तिलमिला उठती है। उनके क्रोध को देखकर पुष्पदंत की तो घिघी ही बन जाती है। उसका मित्र माल्यवान देवी से उसे क्षमा कर देने की प्रार्थना करता है, पर पार्वती को अपमान का गहरा आघात लगा। वे पुष्पदंत और माल्यवान दोनों को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे डालती है। और यह सुनकर जया भागती हुई आती है और रो रो कर पार्वती से दया की भीख मांगती है। दोनों श्रापग्रस्त गण भी माता के चरणों पर माथा टेक देते हैं। पार्वती द्रवित तो हो जाती है, पर श्राप तो श्राप है। वे श्राप मुक्ति का उपाय बताते हुए कहती हैं कि सुप्रतीक नामक एक यक्ष श्रापग्रस्त होकर कानभूति के नाम से विंध्य के वन में पिशाच बनकर रहता है। यदि पुष्पदंत मनुष्य योनि में यह कथा उसे सुना दे तो वह शाप मुक्त हो जाएगा। फिर कानभूति माल्यवन को कथा सुनाकर और माल्यवन कानभूति से यह कथा सुनकर मनुष्य योनि में इसका प्रचार करने पर शाप मुक्त हो जाएगा। पुष्पदंत मानव योनि प्राप्त कर पाटलिपुत्र में राजा नंद की मंत्री वरुचि बनता है और शाप ग्रस्त यक्ष यानी कानभूति को शिव द्वारा सुनाई गई कथा सुनाता है। कानभूति शाप मुक्त होकर वरुचि की प्रशंसा करता है और उसे शिव का अवतार कहता है, क्योंकि शिव के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी कथा नहीं सुना सकता। वरुचि कानभूति को वही कथा अपने मित्र माल्यवन तो गुणाढ़ के नाम से पृथ्वी पर जन्म ले चुका है सुनाने को कहता है। गुणाढ़ राजा सातवाहन का मंत्री था, पर किसी कारण संप्रति वनवास झेल रहा है। पूरी कहानी और फिर किसी तरह ये आगे बढ़ती जाती है कहानी की, और इस तरह से कहानी का प्रचार भी होता है और इसीलिए उन दोनों के अवतार को शिव का अवतार ही माना जाता है। इस कथा से कथा की कई विशेषताएं सामने आती है। पहले यह शिव भारतीय परंपरा के मौखिक कथाकार है। दूसरी, यह कथा में कौतूहल का तत्व इतना अधिक होता है कि पार्वती के रूप में श्रोता उससे वर्षों सुनता रहता है और अंत में तृप्त और मुदित होता है। तीसरी है, उसमें नयापन होना चाहिए। सुनी हुई कथा को सुनाना इतना आकर्षक नहीं होता। यदि कोई कथक पहले सुनी हुई कथा सुनता है तो उसमें श्रोता की रुचि नहीं होता। श्रोता नई कथा को भारी खतरा उठाकर भी सुनने का प्रयास करता है। चौथी, यह शापग्रस्त व्यक्ति उसे सुनकर शाप मुक्त हो जाता है। यह कथा का मूल्य पक्ष है। कथा प्रथमतः तो कौतूहल पैदा करने और उसका शमन करने की एक सुदीर्घ प्रक्रिया है, जिसकी परिणति श्रोता की तृप्ति और प्रसन्नता में होती है। उसके बाद वह श्रोता को अज्ञान और बंधन से मुक्त कर एक बेहतर इंसान बनाती है। यह कथा इस ओर की भी संकेत करती है कि कथा के लिखित रूप में कौतूहल के साथ साथ संवेदना का तत्व भी मिल जाता है, जो श्रोता को भावमग्न कर देता है। एक बात यह भी सामने आती है, कथा के लिखित रूप ग्रहण कर लेने पर उसका अधिक प्रचार होता है। कथा के लिखित रूप ग्रहण करने पर उसके विन्यास में जटिलता भी आ जाती है। शिव ने पार्वती को जो कथा सुनाई उसका रूप विन्यास कैसा था यह कहना मुश्किल है, पर अनुमान किया जा सकता है कि उसका विन्यास सरल, एकहरा और ऐतिहासिक काल में गुम्फित घटनाओं का ही रहा होगा। पर गुणाढ़ जो रूपांतरित कथा उपलब्ध है गुणाढ़ की, उसमें कथा केवल समय की सीधी रेखा में नहीं चलती। एक कथा से दूसरी कथा निकलती है, जो अतीत में किसी काल बिंदु से आरंभ होकर सीधी रेखा में चलती हुई अतीत के ही किसी काल बिंदु पर समाप्त हो जाती है और यह चलती हुई वर्तमान के उस बिंदु तक आती है जहाँ से वह निकली थी। इस बीच मुख्य कथा का समय स्थगित और यह जम गया होता। कथा प्रस्तुत करने की यह जटिल प्रविधि गुणाढ़ की वृहद कथा में दिखाई पड़ती है। इसमें थोड़ा टाइम हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बस उसी को छांटने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हालांकि पढ़ने से आपको नॉलेज भी बढ़ता है, लेकिन अननेसेसरी चीज़ें जो हैं उसको छांट सकें, क्योंकि बहुत लंबा स्क्रिप्ट है, बहुत लंबी बातें लिखी हुई हैं, पूरी कथा लिखी हुई है कि किसने किसको कैसे किस समय पे कथा सुनाई, तो उतना तो एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता है।
तो अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इसे फिर थोड़ा क्रिस्प करके जल्दी से पढ़ना होगा। शुद्ध और मौखिक कथा में भाषिक उत्कर्ष के लिए कोई स्थान नहीं होता। कथा की भाषा प्रकृतित बहुत सरल और बोलचाल की भाषा के निकट होती है। कथा के श्रोता भी प्रायः सामान्य जन या बच्चे होते हैं, जिनकी कथा से एकमात्र मांग रोचक और कौतूहल से भरी घटना श्रृंखला होती है। पर यदि श्रोता कुछ विशिष्ट हुआ और श्राव्यता में भी कथा से ऊपर उठने की ललक हुई तो कथा से संबद्ध वर्णनों में भाषिक सृजनात्मकता आने की संभावना बन जाती है। प्रबुद्ध कथाकार को मात्र घटना श्रृंखला से ऊपर ले जाना चाहता है, इसके लिए वह कथा को वर्णनों से जोड़ता है और वह कथा को थोड़ी देर के लिए रोक देता है और प्रकृति या पात्र के सौंदर्य के अंकन में लग जाता है। कथा को उपदेश या शिक्षा से जोड़ने का इतिहास भी कदाचित कथा की तरह पुराना है। संभव है आदि मानव भी शिकार की कथाएं सुनाकर अपने बच्चों को संभावित खतरों से बचाने का उपदेश देते हो। ज्ञान भारतीय परंपरा में सर्वथा वेदों का कथा का उपयोग ज्ञान और चिंतन सुग्राह्य बनाने के लिए किया जाता है। अब पढ़ते हैं पंचतंत्र और हितोपदेश। कथा को उपदेश का माध्यम बनाने का एक बढ़िया उदाहरण है पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, जिसकी रचना पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी। पंचतंत्र की रचना एक राजा के जड़ बुद्धि, अवनीति, उच्छृंखल और मूर्ख राजकुमारों को राजनीति, व्यवहार नीति और नीति की शिक्षा देने के लिए हुई थी। यह कथाओं का संकलन ही है। यह 5 प्रकरणों में विभक्त है और प्रत्येक प्रकरण में परस्पर गुम्फित अनेक कहानियां हैं जो एक ही विषय का प्रतिपादन करती है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह पशु पक्षियों की कथा है। इस कथा के पशु पक्षी मनुष्य की तरह आचरण करते हैं और भाषा भी मनुष्य के ही बोलते हैं। बाल मन इसमें कोई असंगति नहीं देखता, क्योंकि वह कथा में यह पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, बल्कि यह पूछता है कि फिर क्या हुआ। अविश्वास बाल मन में नहीं होता। शुद्ध कथा श्रोता को भी यही विशेषता है। कार्य कारण संबंध की दृष्टि से पंचतंत्र की कथाओं में असंगतियां भरी हुई कौतूहल का तत्व ही कथा को आगे बढ़ाता है, पर उसकी प्रत्येक कथा किसी न किसी प्रयोजन से निर्मित है। उसमें कथा गौण है, प्रयोजन ही प्रधान है। यह भी कथा के विकास का एक चरण है जो वर्णन की सृजनात्मकता के समानांतर अग्रसर हुआ है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पंचतंत्र में भाषिक सृजनात्मकता पैदा करने की कोई कोशिश नहीं दिखाई पड़ती है। कारण यह कि यह केवल बच्चों के लिए निर्मित है, जिनकी भाषिक सृजनात्मकता में कोई रुचि नहीं होती। पंचतंत्र से पहले संकलित जातक कथाओं में कथा सुनाने वाले स्वयं भगवान बुद्ध हैं और श्रोता भिक्षुगण। सारी कथाएं अलग अलग ही पंचतंत्र की कथाओं के मुख्य कथक विष्णु शर्मा और श्रोता राजकुमार हैं। घटनाएं इतनी रोचक है कि राजकुमार आगे की कथा सुनने के अपने कौतूहल को रोक नहीं पाते। केंद्रीय कथा किसी पशु या पक्षी समुदाय की होती है, जिसके पात्रों को कथक बनाकर परत दर परत अन्य कथाएं सुनाई जाती है। उपदेशों में बालकों की रुचि बिल्कुल नहीं है और विष्णु शर्मा उससे अच्छी तरह जानते हैं। वे पशु पक्षियों से संबंध कथाओं को कौतूहल से भर देने की कला में माहिर है, पर इसके साथ ही वे उनमें शिक्षा के तत्व भर देने की कला में भी माहिर हैं। 6 महीने बीतते बीतते कथा तो समाप्त हो जाती है, पर राजनीति और व्यवहार नीति के उपदेश राजकुमारों के मन में अंकित हो जाते हैं। कथाकार को कथा की उपयोगिता का पता चल जाता है। कथा के परिवर्तित विकास में कथाकार के इस ज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हितोपदेश मोटे तौर पर पंचतंत्र का स्वतंत्र निरूपण और प्रस्तुतिकरण है। इसके लेखन का समय सुनिश्चित नहीं है। संस्कृत पाठ में दी गई पुस्तिपका के अनुसार इसकी रचना नारायण पंडित ने की थी, जो किसी धवल चंद्र नामक राजा के राज्यश्रित पंडित या गुरु थे। किसी अन्य सूत्र से नारायण पंडित या उनके आश्रयदाता राजा का पता नहीं चल पाता। कुछ स्रोत उनका समय 12वीं शताब्दी और कुछ 1675 ईस्वी बताते हैं, पर अनुमान मात्र है। पंचतंत्र के समान इसकी रचना भी गद्य मिश्रित रूप में हुई है और प्रधानता उपदेश कथाओं का संकलन है। पंचतंत्र की तरह इसमें भी किशोर राजकुमारों की राजनीति व्यवहार नीति के उपदेश विभिन्न कथाओं के माध्यम से दिए गए हैं। स्वयं नारायण पंडित ने कहा कि हितोपदेश की रचना का मुख्य उद्देश्य किशोरों को इस प्रकार की शिक्षा देना है कि वे व्यवहार नीति सीख सके।
और जिम्मेदार युवकों के रूप में विकसित हो सके। राजनीति के अंतर्गत युद्ध और संधि और इस कार्य में होने वाले सहायकों के चयन में बरती जाने वाली नीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। ये बातें पंचतंत्र में भी हैं, पर पंचतंत्र की तुलना में यह अधिक सरल और रोचक शैली में लिखा गया। इसकी अनेक कथाएं पंचतंत्र से ली गई है, पर नारायण पंडित ने अनेक कथाओं की कल्पना स्वयं भी की है। पंचतंत्र की कथाओं को भी उन्होंने नए ढंग से प्रस्तुत कर उन्हें अधिक प्रभावपूर्ण और ग्राह्य बना दिया है। इसीलिए इसे पंचतंत्र का मात्र सरलीकरण नहीं कहा जा सकता, पुनर्लेखन भले ही कह ले। कथ्य और संरचना में समान होने पर हितोपदेश पंचतंत्र की तुलना में अधिक व्यवहारिक माना जाता है। हितोपदेश पंचतंत्र से स्वतंत्र ग्रंथ होने के बावजूद कथ्य और संरचना की दृष्टि से भारतीय कथा परंपरा में किसी विकास का सूचक नहीं है। वानभट्ट कृत कादंबरी और हर्षचरित्र। सुबंधु के बाद कथा को एक नया आयाम प्रदान करने वाले लेखक बाणभट्ट हैं। कथा की दृष्टि से कादंबरी गुणाढ़ की बृहद कथा की एक कथा, जो कथा सरित सागर में मकरंदी कोपाख्यानम के रूप में उपलब्ध है, पर आधारित है। बाणभट्ट ने अपने कथा सार को अपने विजन के रूप में बिल्कुल नया रूप दे दिया है। इसका कथा विन्यास अद्भुत रूप से नया और आश्चर्यचकित करने वाला है। यद्यपि कथा के भीतर कथा की विन्यास कला गुणाढ़ की बृहद कथा और विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में विकसित हो चुकी थी, पर बाणभट्ट ने पहली बार परस्पर गुत्थी कथाओं को कथा की एकल इकाई में परिणत करने में सफलता प्राप्त की थी। कहना होगा कि कथा के भीतर कथा की योजना द्वारा अपने पूरे विजन को किसी एकल कथा संसार में रूपायित कर देना कथा प्रतिभा का ऐसा चमत्कार था जो अब तक संसार की किसी भी भाषा में संभव नहीं हुआ था। इसके पहले गुणाढ़ ने और कुछ दूर तक विष्णु शर्मा ने भी छोटी छोटी कथाओं को एक दूसरे के भीतर नियोजित कर के एक बड़ी कथा निर्मित करने का प्रयास किया था, जिसके केंद्र में कोई एक विषय होता था, पर किसी बड़े और प्रकाशमान विजन की अभिव्यक्ति के लिए एक भीतर एक गुम्फत कथाओं द्वारा पर्याय बड़े आकार की और पूरी पुस्तक को निर्मित करने वाली कथा का निर्माण अब तक किसी कथाकार ने नहीं किया था। बाणभट्ट ने कादंबरी के अतिरिक्त जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना की थी, उसका नाम हर्षचरित। हर्षचरित में वर्धन वंश श्री हर्ष का जो एक प्रतापी सम्राट था, भारतीय इतिहास में उसे अंतिम महान शासक के रूप में स्वीकार किया गया चरित्र प्रस्तुत किया है। दंडी कीर्त दस कुमार चरित्र। बाणभट्ट के बाद संस्कृत कथाकार दंडी ने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तकार कथा की रचना की। 10 कुमार चरित्र में 10 राजकुमारों के अनुभव कथाएं अलग अलग वर्णित हैं, जिन्हें आपस में जोड़ने वाला कथा पात्र मगध राजकुमार राजवाहन है, पर ये कथाएं मिलकर किसी एक सुसंबद्ध कथनांक का निर्माण नहीं करती। कहा जा सकता है कि परस्पर भिन्न कथाओं को जोड़ने की दिशा में यह भी एक उल्लेखनीय प्रयास था, यद्यपि कादंबरी की तुलना में यह कहीं नहीं ठहरता। तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे नवजागरण काल में भारतीय कहानियाँ।